बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ग्रेड 9 की जो कंप्यूटर साइंस है उसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सिस्टम थ्योरी के बारे में और उसके बाद सिस्टम्स की टाइप्स, उसके जो कंपोनेंट्स और उसके अलावा जो सिस्टम्स की जितनी भी टाइप्स और उनकी आगे फर्दर टाइप्स थी उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। व्हाट इज अ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस जो एक स्टडी है जो बताती है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और साथ में ये बताती है कि वो क्या क्या कर सकता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। और इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी की सारी कंप्यूटर साइंस में आती है। और अब इससे पहले हम नेचुरल साइंस और जो डिजाइन साइंस है उसकी डिटेल पढ़ी थी हमने। अब हम नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस को इन द व्यू ऑफ कंप्यूटर साइंस देखते हैं कि वो क्या है। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ये अच्छी फोकस करती है फाइंडिंग द बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। जो नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर है वो इस बात को फोकस करती है, वो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर की वर्किंग या फंक्शनैलिटी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है। उनमें जो सबसे अहम जो चीज है दैट इज स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स। क्योंकि सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो फंक्शनैलिटी या वर्किंग है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कंप्यूटर निकाल रहा होता है वो बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड होता है। तो जब तक आप एल्गोरिथम को नहीं समझ सकते आप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को या उसके जो डिजाइन को है वो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर जो रिसर्चर है वो पहले से मौजूद जो एल्गोरिथम है उसको एनालाइज करते हैं और उनकी एफिशिएंसी और लिमिटेशंस को चेक करते हैं। जो पहले से ऑलरेडी मौजूद है उनको डिटेल से उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, उसके अंदर फ्लॉज को देखते हैं, उसकी लिमिटेशन को चेक करते हैं और ये सारी चीजों को वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो डिजाइन साइंस है फॉर कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर अब डिजाइन किया जाता है, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो चुकी हुई है कि जो डिजाइन साइंस के साइंटिस्ट हैं उनका फोकस होता है कि प्रॉब्लम के लिए नए टूल्स या नए मेथड जो है वो डेवलप किए जाएं, वो नए टूल्स बनाए जाएं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इस तरह जो डिजाइन साइंस है कंप्यूटर साइंस के लिए उनका फोकस रिसर्चेस का होता है क्रिएट द न्यू टूल्स और एप्लीकेशंस टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नई जो टूल्स हैं वो डेवलप की जाए जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें या स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करें। फर्दर इसके अंदर इन्वॉल्व है इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ना सिर्फ इसमें नई टूल्स बनाई जा रही हैं बल्कि इसके अंदर जो पहले से टूल्स अवेलेबल हैं, जो पहले से मेथड या एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, उनको इंप्रूव भी किया जाता है ताकि वो न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो यूजर है उसकी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एज अ सिस्टम। कंप्यूटर एज अ सिस्टम क्या है? ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है डाटा को प्रोसेस करने के लिए और टास्क को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात डाटा को प्रोसेस करना और सेकेंडली टास्क को गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। यही दो बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर को स्पेसिफाई करती हैं कि आप गिवन इनपुट जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। बात करें ऑब्जेक्टिव की तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी कंप्यूटर का इज टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली। कि कंप्यूटर का जो बेसिक काम है, गोल्स उसके क्या है कि वो कंप्यूटेशन को परफॉर्म करना, डाटा को प्रोसेस करना और टास्क को एफिशिएंटली जो है वो करना। इसके लिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपस में कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करते हैं। अब बात करें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए उसके साथ देते हैं। तो उनमें से जो पहली टाइप है दैट इज इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिनके अंदर इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह ये चीजें शामिल होती हैं। उसके साथ साथ जो आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर्स वगैरह ये चीजें शामिल होती हैं। ये कंप्यूटर का इंटरफेस बनाते हैं। इनके जरिए हम कंप्यूटर के साथ बेसिकली बातचीत करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट या अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं के ही थ्रू सिस्टम जो है प्रोसेस करने के बाद हमें हमारी मतलूबा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले
करवाता है। सेकंड जो कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, अब प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स क्या है? अब हमने जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी उसके जरिए कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उसके बाद कंप्यूटर के जो इंटरनल प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को उसको प्रोसेस करके जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स या आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स जो वो कंसिस्ट होते हैं सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर काम करता है और कंप्यूटेशन का या कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेन यूनिट है दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर तमाम एग्जीक्यूशन जो है वो कमांड्स की हो रही होती है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है जो स्टोरेज को ट्रांसलेट करती है, डाटा को स्टोर करती है और सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए चीजों को स्टोर करती है। अब इसमें दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और जो इसकी सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसके अंदर परमानेंट स्टोरेज होती है। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को इंटरफेरेंस कंपोनेंट से लेकर उसको प्रोसेसिंग कंपोनेंट में मिलाना, या आप यूं कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इनका काम एक्चुअली कोऑर्डिनेशन होता है कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को वो स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को या स्पेसिफिक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो दीज आर द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला और अहम है मदरबोर्ड, जो एक्चुअली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सीपीयू का, बेसिक सर्किट है जिसके साथ बाकी तमाम डिवाइसेस केबल्स के जरिए अटैच होती हैं और प्रोसेसिंग का काम उसके अंदर हो रहा होता है। अब उसके अंदर जो अटैचमेंट्स है वो डिफरेंट बस कनेक्शंस के जरिए होती हैं। अब उसके अंदर तीन तरह की बसेस होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये जो बसेस हैं ये डाटा को फ्लो करवाती हैं, उनका एड्रेस जो है उनको असाइन करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, और कंट्रोल सिग्नल्स को सीपीयूज को सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं। ये तीन बसेस जो है डाटा को ट्रांसमिट करवाना, डिलीवर करवाना, फ्लो करवाना, फिर डाटा को एड्रेस असाइन करना, मेमोरी के अंदर के कौन से डाटा को, कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहां पर स्टोर किया गया है, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जिसकी मदद से वो तमाम कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। यू कैन सी द सिस्टम। ओके जी, अब कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है और उन कंपोनेंट्स किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म हो पाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर फाइल को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है जिससे आप उस फाइल को ओपन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर एक्शन और इनपुट। सबसे पहले तो इनपुट दिया जाता है, आप उस फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक करते हैं फाइल आइकॉन को माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए। आप कोई एक फाइल जैसे कि report.x है, इसको आप खोलना चाह रहे हैं जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, आप या तो माउस के जरिए डबल क्लिक करेंगे या डिफरेंट कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए उसको ओपन करेंगे। उसके बाद इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को कमांड सेंड करेंगे कि हम ये फाइल खोलना चाह रहे हैं, और ये डिवाइसेस जो है ये सेंसरी इनपुट के जरिए कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड्स भेजेंगी कि इस पर्टिकुलर फाइल को खोला जाए। यू कैन सी एक सिंपल सी फाइल खोलने के लिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरनमेंट की। तो वो तमाम चीजें जिससे कंप्यूटर की इनपुट या आउटपुट अफेक्ट हो सकती है वो कंप्यूटर सिस्टम का एनवायरनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, पावर सप्लाई जो है वो तमाम जो पार्ट्स है कंप्यूटर के उनको इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया करवाती है। अब पावर सप्लाई की इंटरप्शन कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट को मुतासर कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देन द नेटवर्क जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है बाकी तमाम सिस्टम के साथ,
पेरिफेरल्स हैं जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, बाकी एक्सटर्नल डिस्क, बाकी जितने भी डिवाइसेस जो आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं वो सारी की सारी शामिल है, जो किसी ना किसी तरह कंप्यूटर सिस्टम को या इनपुट दे रही होती हैं या उनके आउटपुट को डिस्प्ले कर रही होती हैं। अब कंप्यूटर के इंटरेक्शन की बात करें उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो जो यूजर इनपुट है, यूजर जो है वो अपने कीबोर्ड या माउस के जरिए कंप्यूटर को इनपुट देता है। उसके बाद नेटवर्क कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क पे मौजूद बाकी सिस्टम जो है उनके साथ कम्युनिकेट करता है, उनको डाटा सेंड करता है या रिसीव करता है। उसके बाद पावर सप्लाई, जिसे हम पहले बात कर चुके हुए हैं, जो एक स्टेबल पावर सप्लाई है वो इंश्योर करती है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे। उसके बाद अब हम एक साइंटिस्ट थे जॉन वैन न्यूमैन, जिन्होंने 1940s के दौरान जो कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की थी, उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया था जिनको हम वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स कहते हैं। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं या उसको बेसिक किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स बनते हैं। दोज आर द मेमोरी, the central processing unit, input mechanism and the output mechanism। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिजाइन के मुताबिक ये 4 जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो किसी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करवाने में मदद देते हैं, द मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं और किस तरह ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है जी मेमोरी। मेमोरी बोथ इनपुट डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम जो रिक्वायर्ड होती हैं सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए वो इसके अंदर शामिल होती हैं, जिनके अंदर प्राइमरी मेमोरी जो रैम और सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है वो शामिल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी कमांड्स जो है उनको सॉल्व करता है। याद रखें जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर, दैट आर द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU। इन दोनों का जो अपना अलग अलग काम है। जितनी भी मैथमेटिकल जो अरिथमेटिकल जितने भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं वो सारी की सारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU में होती हैं। जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी आप नंबर्स के थ्रू जितने भी मैथमेटिक्स की एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे ALU के अंदर होते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट है वो पेरिफेरल जो गवर्न करता है तमाम एक्टिविटीज को जो सीपीयू के अंदर हो रही हैं। जो CU है वो ALU और उसके अलावा जितनी भी जो भी कमांड्स या जो भी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर हो रही है उन सब का जो ओवरलुक है, उन सब की जो सुपरविजन है वो कंट्रोल यूनिट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2+2 करने जा रहे हैं किसी कैलकुलेटर के अंदर, तो जो 2+2 की कमांड है ये तो ALU परफॉर्म करेगा इस ऑपरेशन को, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और बाकी तमाम प्रोसीजर जो है वो सुपरवाइज करेगा कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। एज वी ऑल नो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले करवाती है। इनपुट के अंदर तमाम डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह शामिल हैं, और आउटपुट के अंदर तमाम मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह है जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस जो आउटपुट होती है वो यूजर को डिस्प्ले करवाती है। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं एक सिस्टम बस की। व्हाट इज अ सिस्टम बस? ये कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम के अंदर जो डाटा फ्लो होता है वो सारे का सारा एक्चुअली सिस्टम बस के थ्रू होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हुए 3 तरह की सिस्टम बस है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस का काम क्या है? डाटा को ट्रांसपोर्ट करना। एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस डाटा को डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन पर जो एड्रेस एलोकेट करना होता है वो डाटा बस के काम है। और कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करती है जिसके थ्रू पूरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। As you can see here, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो इस पिक्चर में दिखाया गया है इसके अंदर वही 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस,
उसके बाद मेमोरी यूनिट, और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के मुताबिक ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस पर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑपरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सिस्टम के मॉडल की वर्किंग की, कि वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह वर्किंग करता है। तो उसके लिए बेसिकली 3 एसेंशियल स्टेजेस हैं सीपीयू जिसके जरिए इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है। उनमें पहला है जी रिट्रीवल या फैचिंग ऑफ डाटा, सेकंड इज इंटरप्रिटेशन, थर्ड इज एग्जीक्यूशन एंड लास्ट इज स्टोरेज। ये वो 4 बेसिक परफॉर्मेंसेस हैं, 4 बेसिक प्रोसेसिंग है जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के मुताबिक एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें रिट्रीवल हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसकी एग्जीक्यूशन और स्टोरेज। हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये कैसे एग्जीक्यूट करती हैं और कौन सी डिवाइसेस जो है वो इनके अंदर शामिल होती हैं। सबसे पहले हम जो इसका कंपोनेंट उसकी बात करते हैं, दैट इज फैचिंग और रिट्रीवल। ये होता क्या, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो फैचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीपीयू है वो कंप्यूटर की मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन को, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, उसको फैच करता है, और जो स्पेसिफिक उसको कमांड दी गई है उसके मुताबिक वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फैच करता है। ओके जी, इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, उसके अंदर मेमोरी इस्तेमाल होती है, सीपीयू के जो प्रोग्राम काउंटर है पीसी का वो इस्तेमाल होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर हो रही हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, द स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस। जो प्रोग्राम काउंटर पीसी है वो मेमोरीज का जो स्पेसिफिक एड्रेस है उसको सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस में जाकर आईआर में स्टोर करता है। ये प्रोसेस है डाटा फैचिंग का, यानी कि आप कंप्यूटर की मेन मेमोरी से स्पेसिफिक एड्रेस पर जाके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको वहां से फैच करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसमें ले जाके उसको स्टोर कर देते हैं। जैसे आपने कमांड दी तो आपका जो वो पर्टिकुलर डाटा या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको मेन मेमोरी से निकालकर आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पुट कर देते हैं। सेकंड इज डीकोडिंग। अब जो आप इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आए हैं, अब उसकी डीकोडिंग करनी है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेसेसरी एक्शन, द कंट्रोल यूनिट डीकोड्स द इंस्ट्रक्शंस। विच इंस्ट्रक्शन जिसको हम फैचिंग के प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर पहुंचा चुके हुए हैं उनको ये डीकोड करेगा। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल यूनिट इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करता है। और द कंट्रोल यूनिट कैसे करता है, द कंट्रोल यूनिट डीकोड्स द OP code, operational code of the instruction and determines the required procedure and data। तो कंट्रोल यूनिट जो है उस इंफॉर्मेशन को डीकोड करेगा और ये डिटरमिन करेगा कि कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके लिए। उसके बाद जब डीकोडिंग हो गई है, हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन का, रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस का पता चल गया, अब हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन क्या है, द सीपीयू process the instruction. When the instruction involves a computation, it is executed by the arithmetic logic unit। अब सीपीयू उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। अब अगर उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई अरिथमेटिक या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो उसको एएलयू है या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखेगा। अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है तो बाकी चीजों को जो कंट्रोल यूनिट है वो मॉनिटर करेगा। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, एएलयू और सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो एएलयू इसको देखेगा, और अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है तो सीयू इसको देखेगा। अब इसकी डिटेल को देखते हैं। द एएलयू एंड लॉजिक यूनिट जो है कैरीज आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो हैंडल करता है डाटा ट्रांसमिशन को। तो इस तरह हमने देखा कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को फैच किया जाता है मेन मेमोरी से, फिर उसको डीकोड किया जाता है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है। अगर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो एएलयू उसको हैंडल करता है, और अगर बाकी जो तमाम इंफॉर्मेशन या डाटा फ्लो है उसको कंट्रोल यूनिट जो है वो हैंडल करता है। अब लास्ट में अब प्रोसेस हो चुका हुआ है, प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब उस प्रोसेस से जो आउटकम आए हैं
उनको हमने स्टोर करना है, उसको हम स्टोरिंग कहते हैं। द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज आइदर रिटर्न टू मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। अब जब आप प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ALU और CU अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हुए, तो अब दो ऑप्शन होते हैं, या आप उस आउटपुट को यूजर को आउटपुट डिवाइसेस के जरिए उसको पहुंचा देते हैं, या उस आउटपुट को आप कंप्यूटर की मेमोरी में दोबारा लौटा देते हैं सेव करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है? मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। अब अगर आप उसको स्टोर करने जा रहे हैं तो वो मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आप यूजर को दिखाना चाह रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है? द आउटकम इज आइदर स्टोर्ड इन डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन और सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस सच एज डिस्प्ले। तो दो ही तरीके हैं कि आप या डिस्प्ले के जरिए उस आउटपुट को यूजर को प्रोवाइड कर देंगे, या आप उसको मेमोरी को लौटा देंगे ताकि उसको स्टोर किया जा सके। अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसकी बेसिक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें पहली है सिंगल मेमोरी स्टोर। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो इतना फेमस हुआ था। इसमें होता क्या है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए या और डाटा के लिए, दोनों के लिए एक ही मेमोरी स्पेस यूज की जाती है। आप जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर रहे हैं या उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी की सारी एक सिंगल मेमोरी यूनिट पर, एक सिंगल प्लेस पर जाके स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है वो उस एग्जीक्यूशन को भी उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करवाने की सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करवाता है। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है। इसमें आप कहते हैं जो प्रोग्राम स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, उन्हीं को हम कंप्यूटर के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस को भी और जो बाकी डाटा है उसको भी एक ही जगह पर प्लेस करते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू ऑल्टर दीज थिंग्स, कि आप वहीं पर उस इंफॉर्मेशन को या जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन को वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यही इसके जो एडवांटेजेस हैं, और इनमें से यही चीज जो एक सिंगल यूनिट मेमोरी इस्तेमाल की जाती है इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए, यही जहां उसकी खूबी है और यही इसकी प्रॉब्लम भी है। अब प्रॉब्लम इसकी क्या बनती है कि ये वॉन न्यूमैन इसको बॉटलनेक कहते हैं। occur when a single memory area limits the CPU's ability to retrieve instruction and data quickly। अब चूंकि एक ही मेमोरी प्लेस यूज हो रही है, एक ही चैनल इस्तेमाल हो रहा है उस मेमोरी तक जाने के लिए, डाटा के लिए भी और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी, तो अब उस एक प्लेस के लिए, उस छोटे से एरिया के लिए, उस बॉटलनेक के लिए जो डाटा को इतनी तेजी के साथ वहां से रिट्रीव करना मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डाटा रिट्रीवल जो है वो स्लो हो जाता है, डाटा फैचिंग जो है वो स्लो हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम है सिक्योरिटी रिस्क का। चूंकि आप डाटा को और इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टोर कर रहे हैं, तो वहां से उनको लीक करना या उनको वहां पे ऑल्टर करना या उनके अंदर वायरस को डालना बड़ा आसान हो जाता है, जो डाटा की हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होता है। ओके जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स की। कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक स्ट्रक्चर है सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का, और वो कंपोनेंट स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस के लिए। इनको हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स कहते हैं। कि कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जब प्रोवाइड की जाती हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सिंपल टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं, हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले जैसे हमने बात की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी रिक्वायर्ड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर को दी जाती हैं। हार्डवेयर को बताया जाता है कि आपको जो रिक्वायर्ड एक्शन कहा गया या रिक्वायर्ड आउटपुट मांगी गई है उसको प्रोसेस करने के लिए आपने क्या करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर की तीन टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप्स हैं, एक को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, दूसरी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर ही आती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर
एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम का जो हार्डवेयर है उसको कोऑर्डिनेट करती हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, ताकि जो उसको इनपुट दिए जा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस करके रिक्वायर्ड आउटपुट को दिया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तौर पर, एक कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर या एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करता है, और जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान लिंक बनाकर उन सब को एक सिंपल गोल को अचीव करने के, एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन में लेकर चलता है। बट जो दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वेब ब्राउजर है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इनको किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तीसरी जो चीज है इसके अंदर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब चूंकि जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है तमाम सिस्टम्स को पावर देने के लिए, उनको चलाने के लिए जरूरी है। अब कंप्यूटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटिंग सिस्टम की जो यहां पर टाइप्स एक्सप्लेन की गई है दैट आर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट कंप्यूटर्स शामिल हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं ये क्या चीजें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ते हैं सिस्टम्स के तौर पर, क्योंकि हम सिस्टम्स की बात करें तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों यह डेवलप किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क की तो नेटवर्क एक्चुअली दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है। अब वो लोकल नेटवर्क भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। उसकी टाइप्स जो आगे हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की। जो नेटवर्क बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। सबसे जो पहला मकसद था इस नेटवर्क को बनाने का, इसका जो ओरिजिन है इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका जो प्लेस है इन्वेंशन की दैट इज सन लैब, स्विट्जरलैंड के अंदर एक लैब है। चूंकि वो लैब बहुत बड़ी है तो वहाँ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो उनके सिस्टम्स थे उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया गया था। तो जो मेन कोर पर्पस था नेटवर्क की इन्वेंशन का दैट वाज रिसोर्स शेयरिंग, ताकि इजीली जो चीजें हैं वो शेयर की जा सकें। सेकंड इज कम्युनिकेशन, ताकि जो दूर दराज जो हमारे नेटवर्क्स कंप्यूटर्स होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सके और सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट हो सके कि जो डिफरेंट ऑफिसेज या डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर जो डाटा स्टोर किया जा रहा है या प्रोसेस किया जा रहा है उसको सेंट्रलाइज मैनेज किया जा सके। तो ये तीन कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो है उनको बनाया गया था। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि नेटवर्क सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर शामिल है जी राउटर्स, स्विचेस एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर। राउटर्स क्या है? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को पैकेट्स की सूरत में ट्रांसमिट करती हैं नेटवर्क्स के अंदर। और स्विचेस क्या है? स्विचेस जो है डिवाइसेस को स्विचेस जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं नेटवर्क के साथ और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि नेटवर्क केबल्स हैं। इसके बाद नेटवर्क सॉफ्टवेयर हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर को टेक्निकली हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये वो रूल्स और कन्वेंशंस हैं जो डाटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि टीसीपी और आईपी। इन तमाम जो डाटा हम नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं या डाटा ट्रांसफर होता है वो सारे के सारे इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंडर चलते हैं। बात करें एनवायरनमेंट की तो जो नेटवर्क जिस कंप्यूटर नेटवर्क जिस चीज़ों के साथ ऑपरेट हो रहा है, जिन जो चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क के इनपुट आउटपुट या डाटा फ्लो को अफेक्ट कर सकती हैं वो सारी की सारी उसका एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स की बात करें, बेसिकली दो बड़ी इसकी टाइप है, एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन है। लोकल एरिया नेटवर्क ये कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक ऑफिस के अंदर जो चंद एक कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करके एक लोकल नेटवर्क बनाता है। फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर जो 5, 10, 15, 20 कंप्यूटर्स होंगे आप उनको कनेक्ट करके स्कूल के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। या किसी बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। बट जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल किसी सिटी के अंदर या
कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई एक ऑफिस लाहौर में है और एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, तो इन 3 डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाने के लिए आप एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा बड़े एरिया को कवरेज करता है, ज्यादा नेटवर्क्स को जो है वो फैसिलिटेट करता है और उनके दरमियान डाटा की शेयरिंग करवाता है। उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंटरनेट को एज ए सिस्टम की, इंटरनेट जो है एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है मल्टीपल जो नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको कनेक्ट करने के लिए, और उनमें चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेसेस हो या गवर्नमेंट नेटवर्क्स हो। तो प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव था वो उन तमाम नेटवर्क्स को जो पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत चल रहे हैं, उन तमाम नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, जो डाटा की शेयरिंग करवाना या उस डाटा को सेंट्रलाइज स्टोर करवाना, ये वो प्राइम चीजें थी जिसकी वजह से इंटरनेट सिस्टम जो है वो वजूद में आया था। अब अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बगैर उसकी डिस्कशन अधूरी है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एक्चुअली वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो पाथवेज हैं जिसके तहत जो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि टीसीपी आईपी ये प्रोटोकॉल है जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इन शॉर्ट टीसीपी और आईपी ये क्या है? द कोर प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, कि इंटरनेट के ऊपर जो डाटा ट्रांसमिशन है वो उनका बेसिक प्रोटोकॉल्स वो टीसीपी या आईपी के थ्रू मैनेज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको यूडीपी कहते हैं, ये फास्टर बट लेस रिलायबल प्रोटोकॉल है। उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको एफटीपी कहते हैं, यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के दरमियान फाइल ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज एफटीपी। देन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी है जो ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी सर्वर से या नेटवर्क से ईमेल्स को निकालने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। अब अगेन इनके दरमियान जो इसके कंपोनेंट्स हैं इंटरनेट नेटवर्क के, उसके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसके ऊपर एक से ज्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं। तो विदाउट कम्युनिकेशन वो तमाम नेटवर्क्स फेल हो सकते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है। अब बात करें इंटरनेट सिस्टम की एनवायरनमेंट की, तो इनका जो एनवायरनमेंट है बड़ा डायनामिक एनवायरनमेंट होता है जो डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग होम्स, ऑफिस या डाटा सेंटर, मोबाइल नेटवर्क्स उनको इंक्लूड करवाता है। और इनका जो एनवायरनमेंट है डायनामिक इस सेंस में होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है नेटवर्क की अपनी इनपुट या आउटपुट से। ओके जी, नेक्स्ट हम यहां तक हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जिसको हम टिडबिट्स कहते हैं। व्हेन यू सेंड एन ईमेल और ब्राउजर द इंटरनेट डाटा ट्रेवल्स थ्रू केबल्स एंड एयरवेज अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट सेकंड्स। डाटा की जो स्पीड है, जो सिग्नल्स हैं, इनकी ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत हाई है। लाइक ब्लिंक इन आई, आपका जो डाटा है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक इजीली ट्रेवल कर जाता है। उसकी अगर हम बात करें तकरीबन अब इस वक्त डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो स्पीड है वो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से जो डाटा वो ट्रैवल करता है। इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन वेबसाइट्स इस वक्त मौजूद है, जिसके ऊपर तकरीबन 4 बिलियन लोग जो ग्लोबली कनेक्टेड है जो इसको यूज कर रहे हैं। मतलब यह कि दुनिया की तकरीबन आधी पॉपुलेशन इंटरनेट की मदद से आपस में कनेक्टेड है। तो ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द सिस्टम और सिस्टम थ्योरी, और उसके अलावा बड़ी डिटेल से हमने जो सिस्टम और सिस्टम से रिलेटेड थ्योरीज, उसकी टाइप्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और आगे उनकी टाइप्स और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं और अपने नॉलेज को रिकॉल करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? एक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू अचीव अ कॉमन गोल, किसी कॉमन गोल को अचीव करना ही प्राइमरी फंक्शन है किसी सिस्टम का। सेकेंडली, व्हाट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिस्टम का क्या होता है? वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो एक सिस्टम को डेवलप करवाता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सिंपल सिस्टम?
एक सिंपल सिस्टम की एग्जांपल क्या है, एक थर्मोस्टेट, ये एक सिंपलेस्ट सिस्टम है। व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड, कौन सा जो एनवायरनमेंट है अनचेंज रहता है जब तक सिस्टम उसको आउटपुट ना दे, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, दैट आर ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये एक किसी भी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ओके जी, मूविंग फर्दर, What concept does the theory of system aims to understand? Theory of system जो है वो एम करती है कि सिस्टम की इंटरेक्शन और डेवलपमेंट जो टाइम के साथ हो रही है उसको अंडरस्टैंड किया जाए। What role does the operating system OS plays in a computer? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ये एक्चुअली क्या करता है, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, इट टेम्परेरीली store data and instruction, it receive input from interface components and decide what to do। तो बेसिकली यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और हार्डवेयर को इंफॉर्मेशन देता है कि उस इंफॉर्मेशन के लिए उसको क्या करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉन न्यूमैन की, दैट इज द सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, ये वो मेन कैरेक्टर है जिसकी वजह से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो फेमस हुआ था। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मेन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, यही बेसिकली सबसे मुश्किल काम था, यही उसका मसला बन गया था, दैट इज बोटलनेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस। जो उसकी खूबी है असल में वही इसकी खामी भी है। ओके, लास्ट में मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट, तो मेमोरी जो है वो डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।